So journal entries regarding some specific transactions. So specific transaction means very rare conditions in which you have to means you have to make journal entries in your accountancy books. So very rare transaction is bad debts. Bad debts means जिन persons को आपने credit sale किया है, if that person become insolvent or bankrupt and nothing is obtained from that party side, so that party becomes bad debts for business organizations. Clear? एक debtors जो हैं जिनको हमने credit sale किया है वो good भी हो सकते हैं, bad भी हो सकते हैं, doubtful भी हो सकते हैं. Good means अगर उनसे full recover हो जाए, क्लियर. अगर उनसे कुछ भी रिकवर नहीं हो तो बैड हो जाएंगे. अगर डाउट्स की कंडीशन में है, हो भी सकता है रिकवर, नहीं भी हो सकता, तो वो डाउटफुल की कंडीशन में रहेंगे, डाउटफुल डेटर्स की कंडीशन में रहेंगे. सो बैड डेट्स मीन्स इफ नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम दैट पार्टी साइड, so that party becomes bad for business organization, and you have to create one account that is bad debts account, because bad debts is showing you can say a loss for business organization. जो अमाउंट उनको डेटर से मिलना था वो अब नहीं मिल रहा, मीन्स कि बैड डेट्स जो है वो एक तरह से लॉस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो यू हैव टू डेबिट बैड डेट्स अकाउंट एंड टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स पर्सनल अकाउंट. देखो आप क्रेडिट सेल तो बहुत से कस्टमर्स को करते हो, है ना? तो किस कस्टमर के अकाउंट को राइट ऑफ करना है? राइट ऑफ का मीन्स उसको खत्म करना है. क्लियर? सो खत्म कैसे होगा? जब आप उसको अपोजिट साइड पे डाल देते हो तो अकाउंट से जो है अपने आप ही राइट ऑफ हो जाता है. तो जब आपके डेटर्स क्रिएट होते हैं देन इट्स बिकम योर प्रॉपर्टी और एसेट. सो इट ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस. आप उसको एसेट्स में लिखते हो, डेटर्स को डेबिट बैलेंस होता है उनका. और अब आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को उस डेटर्स की लिस्ट में से आउट करना है, ठीक है, राइट ऑफ करना है, खत्म करना है. सो आप उसको जो डेबिट में पड़ा है अगर क्रेडिट कर दोगे तो उसके इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे. क्लियर? सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड टू डेटर्स पर्सनल. जिस पर्सन को आपने राइट ऑफ किया है उस पर्सन का अकाउंट आपने क्रेडिट कर देना है. इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, बिकॉज एसेट्स आर रिड्यूसिंग. Assets means debtor is treated as your asset, and that person is not able to give any amount to business organization. So for that amount our assets are reducing, and according to modern approach assets are reducing, then we have to credit that account. So your entry is bad debts account debit to debtors account, debtors personal account. सपोज उसमें से एक पार्ट रिसीव हो गया है, इफ अ पार्ट ऑफ दैट बैड डेट्स इज रिकवर्ड. सपोज आपने किसी से जो है 10,000 का फिगर लेना है, 10,000 की क्रेडिट सेल की है, और वो पर्सन आपको जो है 40 पैसा इन अ रुपी जो है वो पे कर रहा है. 40 पैसा इन अ रुपी मीन्स अकॉर्डिंग टू 10,000 यू आर रिसीविंग ओनली 4,000. एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू आर रिसीविंग 4,000. So 4,000 is recovered in cash form. So you have to write down cash account or bank account. अगर वो check देता है then bank account. So cash is in comes in form in business. So cash or bank account debit. But the remaining 6,000 is not recovered from that debtor side. So that becomes loss, that is involved in loss condition. So nominal accounts rule, you have to debit all types of losses. So bad debts account with the amount of 6,000 you have to debit, and that person is not your debtor now. आपने अब उससे पर्सन से जो 10,000 लेने थे उसमें से उसने 4,000 मीन्स 40 पैसा इन रुपीज़ 4,000 दे दिया. 6,000 के लिए वो अनेबल है, उसके पैसे डूब गए, तो उसका 10,000 का जो अकाउंट है वो क्लियर हो गया. अब उस पर्सन से आपने एज अ डेटर कुछ भी नहीं लेना. So your assets are reducing according to modern approach, modern accounting approach. So you have to credit that person's account which is already in debit side. जो पहले से ही आपके पास डेबिट साइड पे है, डेटर्स की लिस्ट में इंक्लूड है वो पर्सन, उसको आपने क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देना है. क्लियर? ये तो वो है कि अगर उससे उसी सेशन कुछ अमाउंट मिल जाए. क्लियर? मान लो एक पर्सन से आपने 2018 में कुछ अमाउंट लेना था, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिला, देन यू हैव टू मेड दिस एंट्री. 2018 में ही उसने कुछ पोर्शन दे दिया, कुछ पार्ट अमाउंट का दे दिया, कुछ नहीं मिला, देन यू हैव टू मेड दिस एंट्री. बट सपोज 2018 में आपने राइट ऑफ कर दिया ये एंट्री करके, एंड आफ्टर 1 or 2 or 3 years or 10 years or 15 years देन यू आर रिसीविंग अ लमसम अमाउंट फ्रॉम दैट पार्टी.
ठीक है, अब अचानक से उसके पास पैसे आ गए, आप मांगने गए या जैसे भी था, तो उसने अमाउंट दे दिया, पहले आप उसको राइट ऑफ कर चुके हो, 2018 की फिगर थी सपोज, 2018 में आपने उसको एज अ बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया, और 2000 सपोज 2020 में उसे कुछ अमाउंट रिकवर हो रहा है, इन दैट कंडीशन वन सेपरेट अकाउंट इज ओपन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी राइट ऑफ दैट अमाउंट इन बैड डेट्स कॉलम, हमने उस अमाउंट को जो उससे रिकवर करना था, जो रिकवर नहीं हुआ, हम उसको ऑलरेडी बैड डेट्स के खाते में डाल चुके हैं, बैड डेट के अकाउंट में डाल चुके हैं, सो वन न्यू अकाउंट इज opened and that account is bad debts recovered account, bad debts recovered account, clear? So cash is in comes in form, cash आएगा business में या check आएगा, and that cash or bank amount is credited in bad debts recovered account, ठीक है, वो पैसा कहाँ चला जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में, सो यू हैव टू डेबिट कैश बिकॉज दिस इज अ रियल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल यू हैव टू डेबिट कैश और बैंक अकाउंट and you have to credit one new account that is bad debts recovered, remember recovered है ये, mostly students to bad debts लिख देते हैं, वो wrong होगा. Next one is next specific transaction is if a kind of products, if a type of particular product is given away as a charity or donation, ठीक है, कुछ goods आपने अपने charity point of view से या किसी को donate कर दी अपने products को, so that type of charity or donation is treated as an expense for business. So according to nominal rules, nominal accounts rule, you have to debit that charity and donation, and to purchase account means you have to credit purchase account because that amount is reducing your stock, आपका जितने अमाउंट से आपने चैरिटी और डोनेशन किया है उतने की गुड्स आपकी जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, आपका स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. अब वो जो परचेज थी, वो जो स्टॉक था, परचेज को आपने यहाँ पे एज अ स्टॉक लेना है, वो स्टॉक जो आपके पास एसेट्स थी वो आपकी रिड्यूस हो गई, सो यू हैव टू राइट डाउन परचेजेस इन क्रेडिट साइड, ठीक है. जब हम परचेज करते हैं तो उसको हम एक्सपेंस मान लेते हैं और वो डेबिट होता है हमेशा, बट इन दिस कंडीशन योर स्टॉक इज रिड्यूसिंग विच यू हैव परचेज अर्लियर, जो आपने पहले परचेज किया था वो स्टॉक आपका रिड्यूस हो रहा है, so you have to write down to purchases in credit side. In the same form, if some kinds of goods are distributed as a free sample, फ्री सैंपल जो हैं वो सेल को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं. अभी कुछ टाइम पहले जब नवरत्न ऑयल जो था वो न्यू था मार्केट में, तो उन्होंने एक सेल प्रमोट करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की थी कि न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, और न्यूज़पेपर में ऐड वाले कॉलम में ही अपने प्रोडक्ट की ऐड में ही उन्होंने 2 पाउचेज ऑफ नवरत्न तेल फ्री ऑफ कॉस्ट पेस्ट कर दिए, ठीक है. तो जिन जिन घरों में भी वो न्यूज़पेपर जा रहा था उन्होंने क्या किया, उसको यूज़ किया, अगर उनको अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला, देन दे परचेज द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट साइड, है ना, उन्होंने उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज कर लिया. तो ये एक सेल को प्रमोट करने का, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का फंडा है, एक वे है जिससे आपकी सेल इंक्रीज हो सके. सो फ्री सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, is a type of, you can say, advertisement tool, is a type of sale promoting tool, ठीक है. अगर आप फ्री सैम्पलिंग करते हो तो वो एडवर्टीजमेंट का एक पार्ट हो सकता है, उसको हम सेल को प्रमोट करने की टेक्निक भी कह सकते हैं, मीन सेल्स प्रमोशन, और इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, सैम्पल्स, ठीक है. तीनों ही कंडीशन में बिजनेस के एक्सपेंस है, सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल यू हैव टू डेबिट दैट type of expense, and in this condition if we are distributing our product as a free samples to our customer, then it automatically reduce your stock. तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके स्टॉक को रिड्यूस कर रहा है, स्टॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, परचेजेस आर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ स्टॉक, ठीक है. तो वो आपकी परचेजेस कम हो जाएंगी, ठीक है. अगर आप परचेज करते हो देन वी हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड, इफ दैट परचेजेस आर रिड्यूसिंग देन यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. परचेजेस आपकी कम हो रही हैं, चाहे आप फ्री सैंपल्स बांट रहे हो, चाहे आप चैरिटी में दे रहे हो, तो उन कंडीशंस में आपकी जो परचेजेस अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इन एंट्रीज में? Any problem regarding these transactions? Okay, clear all concepts? Okay, next one is
loss of stock by theft or fire, or you can say any type of abnormal loss. Next one is loss of stock by theft or fire. Clear? So before starting it, we have to understand about the meaning of abnormal and normal loss. So two categories are there regarding losses. First one is normal loss. Next one is abnormal loss. ठीक है? आपने yes. Now actually some problems are there in. Is it okay now? Zoom कर दिया है मैंने. Okay. अदरवाइज मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी. गूगल मीट में एक्चुअली यही प्रॉब्लम है. स्क्रीन थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम इसमें. Okay, come to the point. So two types of losses are there. First one is normal loss and second one is abnormal loss. Suppose you are commencing any type of business, then some kinds of loss are in genuine condition. Means genuine losses are there. Suppose आप soap manufacturing business setup करते हो, तो अगर soap को आपने धूप में रख दिया तो उसका weight automatically reduce हो जाता है ना. इन द सेम फॉर्म अगर ऑयल बिजनेस है आपका, ऑयलिंग फील्ड से रिलेट करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच अगर हम ट्रांसफर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो लीकेज जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल है ना. सो इवेपोरेशन और यू कैन से रस्टिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अगर आप आयरन फील्ड से रिलेटेड हो, वहाँ उस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ रस्टिंग की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी. सो मीन्स दीज टाइप्स ऑफ लॉसेज आर इन नॉर्मल कंडीशन, मीन जेन्युइन लॉसेज आर देयर. ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये लॉसेज, जब तक प्रोडक्ट आप वैसा बनाओगे तो रहेंगे ही रहेंगे. सो दीज टाइप्स ऑफ लॉसेज आर मीन्स यू कैन से इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. ये क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, तो ये कॉस्ट भी ही इन्वॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के लॉसेज. एंड सेकेंड टाइप ऑफ लॉस इज एबनॉर्मल टाइप ऑफ लॉस, मीन्स जेन्युइन नहीं है ये, रेयर टाइप ऑफ लॉसेज हैं. कभी कभी होंगे, सडन कोई ऐसी कंडीशन अराइज होगी जिससे इस टाइप के लॉसेज रहेंगे प्रोडक्ट में. सो इसमें हम राइट कर सकते हैं लॉस बाय फायर, थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, ड्रॉट, लॉस बाय ट्रांजिट ऑल्सो, है ना. तो अगर गोडाउन में गुड्स पड़ी हुई थी और अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी और रीजन से फायर ऑकर हुआ और उसकी वजह से अगर डैमेज हो गई हैं गुड्स, तो वो डेली होने वाला लॉस नहीं है, जेन्युइन लॉस नहीं है, रेयर लॉस है. सो उसको हम एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन में डालते हैं. ठीक है, ये भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को, मीन्स इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट हम अपने वे से ही सेट करेंगे. मीन्स जितने की गोडाउन में आग लगने से जो गुड्स स्पॉइल हुई हैं, डैमेज हुई हैं, वो आपका एक लॉस है, तो उसको हम एक स्पेशल कैटेगरी में लॉस बाय फायर या बाय थेफ्ट इस टाइप से डालेंगे. और इसका जो है इफेक्ट आपके बाकी की जो प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं उस पर नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये कुछ आपकी प्रॉब्लम है कि कुछ जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं कि वो लॉस को कवर करने के लिए रिमेनिंग गुड्स की जो कॉस्ट है उसमें कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर देते हैं, उसका अमाउंट, सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं. बट ये एक एबनॉर्मल टाइप ऑफ लॉस है और इसको आपको एक सेपरेट अकाउंट में शो करके या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करना पड़ेगा. अगर वो गुड्स इंश्योर्ड हैं देन यू कैन क्लेम लमसम अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो, है ना. अब ये इंश्योरेंस क्या होता है, डीपली नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, क्योंकि डीपली हम बिजनेस स्टडीज में करेंगे, पूरा एक चैप्टर है वहाँ देखेंगे इसको. सो इंश्योरेंस मीन्स सिंपल, आप लोगों की आपके पास स्कूटी है, ठीक है, स्कूटी का हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस. उसका मीन्स क्या है, सपोज एक पर्सन ने 10,000 के इंश्योरेंस लिया है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्योंकि जो ये अदर देन लाइफ के जो इंश्योरेंस होते हैं वो हम जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में डालते हैं. सो टू पार्टीज होती हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योर्ड पर्सन जो इंश्योरेंस करवाता है. और जर्नल इंश्योरेंस का टाइम पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर रहता है. ठीक है, अगर आप वो इवेंट हैपन होता है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया, सपोज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो अगर इंश्योरेंस इंश्योर्ड प्रोडक्ट का एक्सीडेंट होता है उस कंडीशन में ही अमाउंट पेबल है, अदरवाइज पेबल नहीं है. सपोज 1 ईयर तक व्हीकल का कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता, तो जितना पैसा आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया वो वेस्ट ही चला जाता है ना. आप 1,000 to 5,000 रुपीज़ का जो इंश्योरेंस लेते हो अपने व्हीकल्स के लिए, अगर वैसा एक्सीडेंटल केस नहीं है तो वो हर साल वेस्ट ही जाएगा. सपोज एक पर्सन ने 70,000 की बाइक पे 20,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट में बाइक का जो डैमेज है, मीन्स जो लॉस है वो 15,000 का होता है. सो सम एश्योर्ड 20,000 है, मीन्स पॉलिसी उसने 20,000 की ली हुई है, और एक्सीडेंट हुआ है उसका उसका जो लॉस है वो 15,000 है. सो अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस रूल, विच एवर इज लेस मीन्स 15,000 अमाउंट इज पेबल टू
दैट पर्सन रिगार्डिंग दैट एक्सीडेंटल लॉस। तो उस पर्सन को उस एक्सीडेंटल लॉस का 15,000 का अमाउंट पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। अब वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? इंश्योरेंस कंपनी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी देने के टाइम पे एक लमसम अमाउंट हर साल, 6 महीने बाद, 3 महीने, जैसे आपकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग एक लमसम अमाउंट एज अ प्रीमियम लेती है। तो जैसे आप इंश्योरेंस करवाओगे ना, 20,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसका प्रीमियम आपको ऑन द स्पॉट पे करना पड़ेगा। मे बी वो आपका 7,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। तो आपने पे किया 7,000, 10,000, 12,000, लेकिन एक्सीडेंटल लॉस है 15,000 का, तो आपको 15,000 का अमाउंट ही रिसीव होगा। यस, हु इज देयर? दीपाली? ओके एशली, बोलो। नहीं नहीं, वो लैप्स हो जाती है, 1 ईयर के लिए ही होती है जनरल जो इंश्योरेंस होती है। आप पता करना, आपके घर पे व्हीकल होंगे, फादर या आपकी स्कूटी हो सकती है, इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस का जो इफेक्ट है वो 1 ईयर ही रहता है। ठीक है, और उसकी भी कंडीशन रहती है। एक्सीडेंटल है तो वो एक्सीडेंटल का भी एक स्पेसिफिक एरिया रहेगा कि किस किस एरिया में एक्सीडेंट्स की वजह से रिकवरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम डीपली करेंगे थोड़ा बाद में। बिजनेस का चैप्टर है फुल फ्लैश, क्योंकि अगर हम अभी इसको डिस्कस करने लग गए ना तो आपके 2-3 लेक्चर लगाने पड़ेंगे इसको क्लियर करने के लिए। सो कम टू द पॉइंट, आपने सिर्फ अभी इतना ही देखना है कि गोडाउन में गुड्स पड़ी हुई थी, वहां से थेफ्ट हो गई, चोरी कर ली है कस्टमर ने या एम्प्लॉयज ने, फायर ऑकर हो गया या फ्लड आ गई उसकी वजह से डैमेज हो गया, ड्रॉट की वजह से डैमेज हो गया, तो वो आपका लॉस एबनॉर्मल लॉस है, डेली उस टाइप का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस है, कभी कभी होने वाला लॉस है, उसके लिए फिर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा कि उन गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, मीन्स दैट टाइप ऑफ गुड्स आर fully insured or not fully insured or partly insured, 3 conditions are there. So suppose that type of goods are not insured, ठीक है, चाहे इंश्योरेंस है चाहे नहीं है, चाहे हाफ इंश्योरेंस है, तीनों ही कंडीशन में आपको स्टॉक का लॉस तो होगा ही, है ना। मान लो इंश्योरेंस करवाई भी हुई है फुल की, तो भी आपका एक तरफ से तो स्टॉक खत्म हो गया ना, आपको इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट लेके फिर से उस स्टॉक को जो है परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो तीनों कंडीशन में वेदर द गुड्स आर फुली इंश्योर्ड, नॉट फुली इंश्योर्ड और पार्टली इंश्योर्ड, वन जर्नल एंट्री इज देयर, दैट इज कॉमन जर्नल एंट्री, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। जिस भी कंडीशन से हुआ है वो कंडीशन आपने राइट करनी है, लॉस ऑफ स्टॉक, या आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, क्लियर, या आप इस टाइप से लिख सकते हो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, because these are losses and according to nominal rule account you have to debit all types of losses, and in this condition the stock is reduced, है ना। जितना भी आपका डैमेज हुआ है उतने अमाउंट का स्टॉक रिड्यूस होगा, सो यू हैव टू क्रेडिट परचेजेस अकाउंट, क्लियर। सो वन कॉमन एंट्री इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सपोज दैट टाइप ऑफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो आपका ये जो लॉस है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, ये लॉस आप किससे चार्ज करोगे, किससे रिकवर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो सेकंड, आफ्टर दिस एंट्री यू हैव टू मेड वन अनदर एंट्री when the goods are not insured, so that entry is profit and loss account debit. Profit and loss is a nominal account which is prepared after the completion of every financial year regarding to judge you can say financial performance। एक साल में हमने क्या फाइनेंशियली प्रोग्रेस की है, कितना प्रॉफिट या लॉस है, ये सब जज करने के लिए हम एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो उसमें हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट होता है वो, तो सारी इनकम्स जो है वो क्रेडिट हो जाती हैं। अब ये क्योंकि लॉस है, सो यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। फुल अमाउंट, सपोज 1 लाख की गुड्स थी, सारी डैमेज हो गई, ये तो यहाँ होगी। अब किसी से कोई अमाउंट नहीं रिकवर हो रहा, वो 1 लाख का लॉस बिजनेस फर्म को ही सफर करना पड़ेगा क्योंकि कोई इंश्योरेंस नहीं था। सो विद द अमाउंट, द सेम अमाउंट 1 लाख, यू हैव टू मेड वन एंट्री दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, क्योंकि देखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर आपका यहाँ डेबिट था, ठीक है, लॉस हुआ था, अब उस लॉस को आपने खत्म करना है, सो यू हैव टू क्रेडिट दैट अकाउंट। राइट ऑफ करने के लिए आप उसको क्रेडिट कर दोगे, खत्म हो जाएगा ये अकाउंट। एंड इन विच अकाउंट यू हैव टू क्रेडिट? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और टू लॉस बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट। क्लियर जर्नल एंट्री? ओके, नेक्स्ट वन इज, सपोज
Next transaction means next you can say case is there, that is when goods are fully insured. सो नेक्स्ट इज व्हेन गुड्स आर फुली इंश्योर्ड. जब गुड्स आपकी फुली इंश्योर्ड है तब भी देखो गुड्स डैमेज तो हुई है ना. सो सेम फर्स्ट एंट्री, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. बट इन दिस कंडीशन एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू कैन कवर दैट टाइप ऑफ लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. ये लॉस आपका इंश्योरेंस कंपनी सफ़र करेगी, इसको ये बियर करेगी इंश्योरेंस कंपनी. And because the goods are totally insured, fully insured, so full amount is recovered from insurance company. So second entry क्या हो जाएगी, insurance company becomes your debtor. ठीक है, अब आपने उनसे अमाउंट लेना है, so you have to debit. Ma'am, please switch on your mic, ma'am. 1 minute, 1 minute. Yes, second condition I'm explaining again, by mistake it's done. So second condition is there, that is when goods are fully insured. So one common entry is there, because आपको लॉस तो होगा ही, स्टॉक का लॉस तो है ही, चाहे आपको अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी दे देगी लेकिन उस अमाउंट से आपको फिर से उस गुड्स को परचेज करना ही पड़ेगा जो डैमेज हुई हैं. सो वन कॉमन एंट्री इज देयर इन ऑल कंडीशन, यू हैव टू मेड वन एंट्री, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. बट इन सेकेंड एंट्री इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स योर डेटर. अब आपने वो सारा अमाउंट जो लॉस हुआ है स्टॉक का वो आपने इंश्योरेंस कंपनी से कवर करना है. सो यू हैव टू राइट डाउन इंश्योरेंस कंपनी इन डेबिट साइड. इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स योर डेटर. ठीक है, अब फुल अमाउंट उसी से मिलना है. सो दैट लॉस विच इज डेबिटेड इन फर्स्ट एंट्री यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट ऑफ. उस एंट्री को अब हमने ख़त्म करना है क्योंकि ये लॉस अब नहीं रहा. किसने बियर कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने. तो जब ये लॉस ऑकर हुआ था तब हमने क्या किया था, डेबिट. अब इस लॉस को ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है, डिलीट करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से. देन यू हैव टू क्रेडिट द सेम एंट्री. सो योर जर्नल एंट्री विल बी insurance company becomes your debtor, so you have to write down insurance company account debit and loss is write off deleted or means you can say कि आप इसको बिल्कुल फिनिश कर रहे हो, अपने अकाउंट से ख़त्म कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो. सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड विच इज़ अर्लियर इन डेबिट साइड. सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड नाउ टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट. ठीक है, अब ये एंट्री होगी कि इंश्योरेंस कंपनी को आपने अपना लॉस ट्रांसफ़र कर दिया, अभी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेमेंट नहीं हुई है. व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन अनदर एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. चेक आपको आएगा, मेनली इंश्योरेंस कंपनी चेक में ही डीलिंग करती है. सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड दैट इंश्योरेंस कंपनी इज नाउ नॉट योर डेटर नाउ, मीन्स आपने अब उसे अमाउंट नहीं लेना. सो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट योर डेटर नाउ. सो यू हैव टू राइट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट. पहले आपने क्या किया हुआ था, डेबिट, अब उसको ख़त्म करना है. सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. Clear? Next approach is, next way is when goods are partly insured. पार्टली इंश्योर्ड मीन्स 1 लाख की गुड्स पड़ी थी गोडाउन में, आपने सिर्फ 80,000 का ही इंश्योरेंस करवाया हुआ था, 20,000 की गुड्स को आपने इंश्योर्ड नहीं करवाया था. क्लियर? सो वन जर्नल एंट्री इज देयर, कॉमन जर्नल एंट्री. लॉस तो आपका 1 लाख का ही हुआ है ना फायर से. सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट विद 1 लाख इन दिस कंडीशन. एंड सेकेंड एंट्री इज इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स योर डेटर फॉर 80,000 ओनली. आपने उससे, आप उससे सिर्फ 80,000 ले सकते हो जिसके लिए आपने उनसे इंश्योरेंस करवाया था. सो द लॉस ऑफ 80,000 विल बी राइट ऑफ. देखो सेम एंट्री है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस. ये आपने फुल अमाउंट से की थी क्योंकि आपकी सारी गुड्स इंश्योर्ड थी. ये आपने उस अमाउंट से करनी है जितने अमाउंट की आपकी गुड्स इंश्योर्ड है. सो 80,000 की अमाउंट है इंश्योर्ड गुड्स की. सो यू हैव टू राइट डाउन 80,000 एंड यू हैव टू मेड द सेम एंट्री विद द अमाउंट ऑफ 80,000. एंड नेक्स्ट एंट्री यू हैव टू राइट डाउन, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट. यहाँ आपके पास इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट कर दिया है 80,000 की. सो वन चेक इज रिसीव्ड, यही एंट्री, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. बैंक में अमाउंट आया 80,000 टू इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट खत्म हो गया, कवर हो गया, राइट ऑफ हो गया. सो यू हैव टू क्रेडिट दैट अकाउंट. बट रेस्ट ऑफ द अमाउंट मीन्स 20,000 वो आप कहाँ से चार्ज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से. सो मिक्सचर ऑफ केस 1 एंड 2 यू कैन से. केस 1 में हमने लॉस को कहाँ ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस और स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट. द सेम एंट्री यू हैव टू मेड, दैट इज
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 20,000, ये 20,000 अब आप प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करोगे। एंड द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर विद द अमाउंट ऑफ 20,000, देखो आपने यहाँ पे लॉस जो है राइट ऑफ किया है 80,000 से, आपने यहाँ लॉस को डेबिट किया था 1 लाख से, ठीक है, और यहाँ क्रेडिट किया 80,000 से, यानी कि 80,000 का अमाउंट उसमें से ख़त्म हो गया, रिकवर हो गया, राइट ऑफ हो गया, बट 20,000 का अमाउंट अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ। सो वो 20,000 आपने यहाँ पे रिकवर करना है, यहाँ पे राइट ऑफ करना है। सो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट आपको किसी ने नहीं दिया उस लॉस का, वो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करोगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम कोई भी एक्सपेंस लिखते हैं देन वी हैव टू राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डेबिट साइड, तभी वो डेबिट साइड पे एक्सपेंस आएगा। एंड insurance company is not your debtor now, so you have to write off that insurance company's account which is earlier debited, so you have to credit now to insurance company with the amount of 80,000, and the loss which is not write off in above entry, you have the above entry you have made with the amount of 80,000 only, so the rest of the amount you have to write down here to loss of stock by fire or theft account with the amount of 20,000. So this is your all about entries, means I am repeating, in first case if goods are not insured then total 2 entries are there, first one and second one. If goods are fully insured then total 3 entries are there, one common entry and one amount due to insurance company, and third one is when amount received from insurance company. And when goods are partly insured then one common entry is there, and second entry is when the amount due from insurance company, and third combined entry the amount received from insurance company and the rest of the amount which is transferred to profit and loss account. आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ये कंपाउंड एंट्री है, अलग कैसे होगी, the amount which is received by इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, 80,000 जो आपको रिसीव हुआ वो तो आप यही एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी विद द अमाउंट ऑफ 80,000। जो 20,000 की है उसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट 20,000 से अलग कर दोगे। तो आप इस थर्ड एंट्री को डिवाइड करके 2 एंट्रीज में अलग अलग भी कर सकते हो। फर्स्ट एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, सेकेंड एंट्री हो जाएगी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट। क्लियर? इन तीनों केसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ओके, नेक्स्ट 7th एंड लास्ट एंट्री बुक में से ही कर लेते हैं। 7th एंट्री इज ड्राइंग, specific transaction is about drawing. So drawing means a lump sum amount, or you can say a type of product which is withdrawn by the owner of the product, owner of the business for their personal use. Means एक ऐसा कैश या एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोप्राइटर ने, जो ओनर ने अपने बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। सो ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। अगर वो पर्सन ड्राइंग कैश में करता है, मीन्स उसने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग एसेट्स फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग एंटाइटी मानते हैं। क्लियर? सो बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है एंड दैट बिजनेसमैन इज लाइबल टू पे that amount to business organization after a specific time period with interest maybe, so it will be debited, क्योंकि ये आपकी ड्राइंग्स जो हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर्टी हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उस ड्राइंग को, उस पैसे को, उस प्रोडक्ट को बिजनेसमैन से मंगवा सकता है। So it will be treated as a property for business organization. So all properties or assets always having debit balance, so you have to write down drawings in debit side, because cash is in goes out form, cash जा रही है business से, so according to real account rule you have to credit cash account. But suppose that type of drawings in the form of products, एक पर्सन का फर्नीचर का बिजनेस है और उसने अपने घर के लिए फर्नीचर जो है अपने बिजनेस से निकाल के यूज़ कर लिया, अपने घर पे ले गया है वो 10,000 की फर्नीचर को, सो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ नॉट सेलेबल, ठीक है। अब वो सेल तो होगा नहीं, अगर हम उसको सेल करते तो 10,000 रुपीज़ कवर हो जाते, लेकिन अब वो उसने 10,000 की गुड्स को, प्रोडक्ट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लिया, सो दैट टाइप ऑफ गुड्स आर ट्रीटेड एज अ ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स condition is some specific condition, and in this condition your journal entry will be drawings account debit to purchase account. अब ड्राइंग्स तो सेम ही है, ठीक है,
उतने का प्रोडक्ट फर्म जो है कभी भी रिकवर कर सकता है बिजनेसमैन से। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिटेड। टू परचेज इसलिए हो जाएगा, अगर कैश निकालता तो टू कैश होता, कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। अब परचेज इसलिए करेंगे क्योंकि स्टॉक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है ना। अब आपके पास जो है सपोज एक सोफ़ा सेट उसने 10,000 का निकाला है, तो वो सोफ़ा सेट आपका स्टॉक से रिड्यूस हो जाएगा, आपकी परचेजेस को रिड्यूस करेगा। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच रूल, अगर आपकी एसेट्स रिड्यूस होती हैं देन यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी के लिए भी यही था, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर। और अगर फ्री सैम्पलिंग की है देन सैम्पल्स और एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन जो भी आप राइट करना चाहते हो टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। अगर ड्राइंग्स की हैं गुड्स में देन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर। सो इन सब कंडीशंस में आपका स्टॉक रिड्यूस होगा, सो यू हैव टू राइट डाउन टू परचेज अकाउंट। अब सपोज इसी की कंपाउंड एंट्री आ जाए, सपोज 5,000 गुड्स आर गिवन अवे एज अ चैरिटी, 2,000 goods are distributed as a free samples to customer, and same 5,000 amount is 5,000 goods are withdrawn by the owner for their personal use। तो इसकी कंपाउंड एंट्री कैसे करोगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट विद 5,000, एडवर्टीजमेंट और फ्री सैम्पलिंग अकाउंट डेबिट विद 2,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट विद 5,000 टू परचेज। क्योंकि तीनों ही कंडीशन में आपका स्टॉक रिड्यूस होगा, तो स्टॉक को हम कॉमन ले सकते हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन टू परचेज एंड टोटल अमाउंट 5 + 2 + 5 12,000 इज रिटर्न इन परचेज अकाउंट एंड दैट परचेज अकाउंट इज मस्ट बी क्रेडिटेड इन योर जर्नल बुक। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक मीन्स 2 days का आपका चैप्टर रह गया है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बैंक ट्रांजैक्शंस छोड़ दोगे आप, और 8th और 9th पॉइंट आपका रह गया, वो आपने नहीं करना। इसके अलावा आपका बाकी चैप्टर कंप्लीट है। सो यू हैव टू ट्राई सोल्ड एग्जाम्पल्स ओनली। अभी आप सिर्फ सोल्ड एग्जाम्पल्स को ट्राई करोगे जर्नल एंट्रीज के लिए। ओके Okay, ma'am. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू इज़ एक कंपटीशन है सीबीएसई की तरफ से फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। एक लिंक आपको दिया हुआ है, आप उसको बार बार क्लिक करके देखते रहो। कभी साइट जो है वो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से मे बी बंद हो जाती है, क्लोज दिखा देती है। 1 और 2 स्टूडेंट्स ने किया था तो वो क्लोज थी। सो आप उसको ट्राई करो, और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए है, सीबीएसई ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ एक मे बी क्विज़ है स्पोर्ट्स रिगार्डिंग। सो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो मे बी उसके लिए कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस भी हैं। क्लियर? तो उसको क्लिक करके आप अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हो, और डीपी सर से कांटेक्ट कर लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। मैंने ग्रुप में उनके कांटेक्ट नंबर्स डाले हुए हैं सब टीचर्स के। सो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, देन यू हैव टू कांटेक्ट विद दैट सर ओनली। ठीक है। एंड सेकेंडली आपकी अटेंडेंस बड़ी शॉर्ट आ रही है, ओनली 20 to 25 स्टूडेंट्स आर फिलिंग दैट फॉर्म। तो उसको सेव कर लो और वो फिल करो, कंपलसरी है। आपकी अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पेयर नहीं करवाएंगे। क्लियर? और ये ऑनलाइन अटेंडेंस की वैल्यू है, ये 3 और 4 मंथ्स की अटेंडेंस काउंट होगी आपकी, जो आप वो फॉर्म फिल करके जो है सेंड कर रहे हो। क्लियर? सो रेगुलरली उस फॉर्म को फिल करना है। अब तो वो फॉर्म आपके पास ही है, तो कोई टाइम का इशू ही नहीं है ना। पहले तो 9 to 9:30 का इशू रहता था, अब तो जब मर्जी आप फिल कर सकते हो, 2 o'clock 3 o'clock तक। सो वो फिल करो, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग सर से डील कर लो। एंड थर्ड होमवर्क आपका जर्नल चैप्टर है, आपने वो रिवाइज करना है। जो 1-2 टॉपिक रह गए हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, दिस इज़ योर बुक, टी.एस. गरेवाल्स डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये इसमें से आपका पेपर सेटअप होगा। ओके, ट्राई आप चाहे डीके में से कर लो, कैसे भी कर लो, बट पेपर सेटिंग आपकी यहीं से ही होगी। सो यू हैव टू परचेज दैट वन। ओके रजी, ओके देन।